हेलो बच्चों, फिजिक्स डेरिवेशन सीरीज के लेक्चर नंबर 24 में आज हम डिराइव करेंगे लेंस मेकर फार्मूला, जो कि रे ऑप्टिक्स चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, इस फार्मूला का जो इक्वेशन है वो किसी भी लेंस के फोकल लेंथ, वो जिस मटेरियल का बना है लेंस, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो हमारा लेंस होता है उसका जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है उनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उनके बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, और इसी फॉर्मूला के यूज से किसी भी लेंस को बनाया जाता है। समझ में आया? जैसे मान लो अगर हमें 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक लेंस बनाना है तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और वहां पर हम इस लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को एडजस्ट करके इस फोकल लेंथ को अचीव कर पाएंगे। समझ गए बच्चों? इस डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए हम इस वीडियो में यूज करेंगे कन्वेक्स लेंस का। समझ गए? और जैसा कि हम जानते हैं किसी भी लेंस में दो रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, एक उसके फर्स्ट सरफेस से और दूसरा उसके दूसरे सरफेस से। अब पहला जो रिफ्रैक्शन है वो रेयरर टू डेंसर मीडियम में हो रहा है और दूसरा रिफ्रैक्शन जो है वो डेंसर टू रेयरर मीडियम में हो रहा है। समझ गए? तो यहां पर हम क्या करेंगे ना कि रेयरर टू डेंसर वाला जो हमारा रिजल्ट था और डेंसर टू रेयरर वाला जो रिजल्ट हमने निकाला था पीछे के टॉपिक में, ठीक है, ये टॉपिक नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और दूसरा रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इन दोनों टॉपिक में जो हमने रिजल्ट फाइंड किया था, ठीक है, उस रिजल्ट का यहाँ हम डायरेक्ट यूज करेंगे। समझ गए? तो अगर तुमने वीडियो देख रखा है ये दोनों टॉपिक के ऊपर तो अच्छी बात है, तो डायरेक्ट आगे डेरिवेशन में बढ़ोगे। नहीं तो अगर तुमने नहीं देखा तो तुम पहले यहाँ आई टैब पे देखो, यहाँ लिंक मैंने दे रखा है, तुम जा करके पहले इन दोनों को देखो, लेक्चर को, क्योंकि इसमें जो भी मैंने समझाया था वो मैं यहाँ डायरेक्ट यूज करूंगा, उसे मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। समझ गए बात को? ठीक है, तो हम लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ सबसे पहले कंसिडर करेंगे कन्वेक्स लेंस। तो देखो, डेरिवेशन में आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैंने एजम्पशन लिख रखा है, जो जो एजम्पशन हमें इस वीडियो में यानी इस डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए लेना है। पहला एजम्पशन हमारा क्या होगा कि द लेंस इज थिन। लेंस हमारा थिन होना चाहिए। क्यों थिन होना चाहिए समझो। देखो, यहाँ हमारा ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब इसके अपर्चर को हम एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये लेंस का जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। क्लियर? अब तुम देखोगे तो ये इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 मान लो इसे, और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 हो गया। तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को अगर तुम देखोगे तो हम ऐसे सिर्फ बना सकते हैं क्या, ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है, और ये पॉइंट इसका पोल होता है। क्लियर? तो यहां पर भी इस वाले सरफेस का ये पोल हो जाएगा, इसे हम लिख लेते हैं P1, और ये सेकंड सरफेस का पोल हो जाएगा P2। समझ गए? और तुम्हें अगर याद हो तो हमने सारा डिस्टेंस जो था वो कहां से मेजर किया था? पोल से मेजर किया था। क्लियर है? लेकिन यहां पर इस केस में हम डिस्टेंस जो है वो कहां से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट लेंगे तो हमारा इक्वेशन जो पीछे वाला हमने जो डिराइव किया वो हम यहाँ लगा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वहां तो हमने सारा मेजरमेंट पोल से लिया था। इसीलिए हमारा जो ये जो लेंस है वो थिन होना चाहिए। अगर ये लेंस थिन होगा तो P1 और C के बीच का जो ये डिस्टेंस तुम देख रहे हो और ये P2 और C के बीच का जो डिस्टेंस देख रहे हो, ये नेग्लिजिबल होगा, ये ना के बराबर होगा। यानी जो डिस्टेंस तुम P1 से मेजर कर रहे होगे उसे अगर C1 से ही मेजर करोगे तो सेम मिलेगा। इसीलिए ये हमारा पहला एजम्पशन होना चाहिए। समझ में आ गया? दूसरा, द एपर्चर ऑफ द लेंस इज स्मॉल। ये एपर्चर हमारा छोटा होना चाहिए ताकि हमारा एंगल जो है वो छोटा बने। ठीक है, एंगल छोटा लेंगे तभी पुराना वाला जो डेरिवेशन का रिजल्ट है वो यहाँ अप्लाई कर पाएंगे हम। समझ गए? बाकी का जो ये तुम तीन देख रहे हो यहाँ पर, तीन, ये फर्स्ट वाला ही जो था जो इस डेरिवेशन के लिए नया था। बाकी जो तीनों जो तुम एजम्पशन देख रहे हो वो पीछे वाला ही एजम्पशन है, क्योंकि पीछे वाला इक्वेशन अगर हम हमें लगाना है तो वो एजम्पशन तो मानना ही पड़ेगा यहाँ पर। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये एजम्पशन को यूज करते हुए ही हम डेरिवेशन में आगे बढ़ेंगे। अब जरा यहाँ पर देखो, तो यहाँ हमारा जो लेंस है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मानेंगे N2। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या मानेंगे? N2 मानेंगे। अब लेंस के लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो जो मीडियम है वही मीडियम हमारा राइट हैंड साइड भी है। ठीक है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड का मीडियम हम N1 मान रहे हैं तो राइट हैंड साइड का भी मीडियम क्या हो जाएगा? N2। यानी लेंस के लेफ्ट वाले पार्ट में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, और राइट वाले पार्ट में जो मीडियम है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 हमने मान रखा है यहाँ पर। समझ गए बात को? क्लियर? अब हमारा जो लेंस है वो डेंसर होगा एज कंपेयर टू मीडियम 1। क्लियर? तो यहाँ हम लिख लेंगे N2 इज ग्रेटर देन N1।
इतना बात समझ में आ गया? क्लियर? अब देखो, अब यहाँ एक चीज और तुम पहले ही समझ लो, ये जो तुम्हारा सरफेस फर्स्ट है, कौन सा सरफेस, x p1 y, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, और ये एक ऐसे स्फीयर का भाग होगा, इस टाइप का स्फीयर, ठीक है, और इस स्फीयर का सेंटर इस तरफ कहीं होगा। तो अगर ये हमारा P1 है, ठीक है, तो इसके सेंटर को अगर हम C1 मानते हैं, तो ये इसका क्या होगा, इस वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो ये हमारा जो तुम P1 देख रहे हो, ये फर्स्ट सरफेस का पोल, इस फर्स्ट सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इधर कहीं लाई करेगा C1। समझ गए? सिमिलरली ये जो सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस, वो तुम इधर साइड एज्यूम कर लो, ये तुम्हारा सेकंड सरफेस, ये इसका पोल हो गया P2, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इधर कहीं लाई करेगा C2। समझ गए? यानी इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस तरफ कहीं पर लाई करेगा C2। इतना बात समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखो यहाँ जो हमने C1 लिया ये मैंने पहले ही समझा दिया क्योंकि आगे डेरिवेशन में इसका जरूरत पड़ेगा। तो सरफेस 1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, सरफेस 2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा। समझ में आ गया? तो देखो डेरिवेशन में आगे बढ़ने से पहले हमें इसका डायग्राम बहुत अच्छे से समझना। अगर डायग्राम समझ में आ गया, डायग्राम तुम बना लिए नीट एंड क्लीन, तो डेरिवेशन तुरंत हो जाएगा। समझ गए? तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे यहाँ पर कहीं, और उससे हम एक लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे इस सरफेस x p1 y के ऊपर। ठीक है, तो इसका नाम दे दो O। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, इससे लाइट रे ऐसे निकल रहा है, इस सरफेस के ऊपर जाके इंसिडेंट कर रहा है। ये हमारा यहाँ पर जो पॉइंट है, ये हमारा यहाँ पर पॉइंट मान लो, इसे हमने ले लिया पॉइंट A, जहां इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, अब हमारा जो ये जो लाइट है ये रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रहा है। कहाँ जा रहा है? रेयरर से डेंसर मीडियम में। तो ये किधर बेंड करेगा? अगर ये रिफ्रैक्ट नहीं करता तो ऐसे सीधा जाता। ठीक है, अब ये बेंड किधर करेगा? तो नॉर्मल। तो यहाँ हमें नॉर्मल बनाना होगा। नॉर्मल कहाँ से हम बनाएंगे? तो ये जो हमारा फर्स्ट सरफेस है इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वहां से लाइन ड्रॉ कर लो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया 1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो स्फीयर होता है ये स्फीयर का सेंटर है, और ये वाला पार्ट जो तुम देख रहे हो यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये तुम्हारा ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुआ। तो सेंटर से जो भी लाइन जाता है सरफेस के ऊपर वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो इसका नॉर्मल हो गया। समझ गया ना? तो यहाँ इसका बना इंसिडेंट एंगल। क्लियर? अब आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट होगा वो किधर झुकेगा? टुवर्ड नॉर्मल, है ना, टुवर्ड नॉर्मल। तो वो कुछ इस तरीके से बेंड करेगा। क्लियर? आफ्टर रिफ्रैक्शन हमारा लाइट इधर जाएगा। समझ गए? अब अगर मान लो ये सेकंड वाला मीडियम हमारा हो, सॉरी, ये सेकंड वाला सरफेस अगर होता ही नहीं तो क्या होता? ये कुछ ऐसा दिखता। सेकंड सरफेस अगर नहीं होता, मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा डेंसर मीडियम ही रहता। ठीक है, तो उस केस में यहां दोबारा कोई रिफ्रैक्शन तो होता नहीं। अगर दोबारा रिफ्रैक्शन नहीं होता तो यही लाइट रे सीधा आगे बढ़ जाता और यहां जाके मीट करता। ठीक है, समझ गए? अब इसे हम नाम दे देंगे यहाँ पर I1 का। I1 का क्यों नाम दिए? क्योंकि अभी एक बार और रिफ्रैक्शन होगा ना, तो फाइनल इमेज तो ये है नहीं, इसीलिए हम इसे नाम देंगे I1। यहां तक समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट इमेज बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर इमेज एक्चुअल में बन नहीं रहा है। समझ गए? और ये सिंगल रे से तो इमेज बनने वाला भी नहीं है। वैसे भी हमें दूसरा यहाँ से एक और लाइट रे भेजना होगा इस लेंस के थ्रू। ठीक है, तो मान लो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू हमारा लाइट रे सीधा गया ऐसे सीधा, तो वो यहाँ पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं दिखाने वाला, सीधा जाएगा क्योंकि ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर रहा है। ठीक है, तो ये सीधा पास कर जाएगा कुछ इस तरीके से। तो दूसरा रे हमारा ऐसे पास कर रहा है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अच्छी बात है। पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन समझ में आ गया पूरे अच्छे से। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर इस पॉइंट से अगर दोबारा दूसरा रिफ्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा दूसरा सरफेस है। ठीक है, इस पॉइंट को नाम देते हैं बी। क्लियर? अब तुम देखोगे तो ये जो पॉइंट बी है, यहाँ पर जो लाइट निकल रहा है वो डेंसर से रेयरर में जा रहा है। ठीक है, और डेंसर से रेयरर में जाएगा तो वो किधर शिफ्ट करेगा? डेंसर से रेयरर जाते वक्त वो किधर शिफ्ट करता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। किधर शिफ्ट करता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ड्रॉ करो। तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C2, और ये जो लाइन ये नॉर्मल लाइन है। समझ में आ रहा है? ये कौन सा लाइन हुआ? नॉर्मल। तो इस लाइन से जैसे यहाँ से ये हमारा विदाउट रिफ्रैक्शन वाला केस है। ठीक है, तो अब इससे तो ये और दूर जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हमारा नॉर्मल यहाँ है, इससे ये और दूर भागेगा। पहले तो यहाँ था, अब ये और दूर चला जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा लाइट रे जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, और इसका जो ये यहाँ पर बना, यहाँ बनेगा फाइनल इमेज।
क्योंकि एक लाइट रे हमारा इधर प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आ रहा है, तो ये दोनों यहाँ जब मीट करेगा तो यहाँ हमारा फाइनल इमेज बनेगा आई। इतना बात समझ में आया? क्लियर? अब जरा तुम देखो, ये जो सेकंड वाले सरफेस पे लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है हमारा, ये वाला ए बी, कुछ इस तरीके से जो तुम देख रहे हो, ठीक है, इसका सोर्स कहाँ है? अगर इसे पीछे खींचा जाए इधर, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे तो आएगा ही नहीं, तो ये सेकंड सरफेस का सोर्स कहाँ गया हमारा? यहाँ पर तो कहीं आ नहीं रहा। तो सेकंड सरफेस का जो सोर्स है उसे हम मानते हैं, ये जो तुम लाइट पीछे यहाँ जो खींचा हुआ देख रहे हो I1 तुम्हारा, ठीक है, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। कौन से सरफेस के लिए? सेकंड सरफेस के लिए। समझ में आ गया? जो हमारा सेकंड सरफेस है x p2 y, इस सरफेस के लिए I2 जो हमारा है ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। बात समझ में आ गया? और जो फाइनल इमेज हमारा बनेगा वो यहाँ I पर बनेगा। समझ गए बात को? ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें सारा डिस्टेंस मेजर कर लेना है। ठीक है। अब सारा डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से C2 तक का डिस्टेंस, ऐसे हमारा P2 से डिस्टेंस मेजर होगा C2 तक का, ये हमारा क्या होगा? R2 होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये डिस्टेंस हमने सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया है? C से ही मेजर करना है। क्लियर है? तो पहले ही मान रखा है ना हमने, ये थिन लेंस है हमारा, तो तुम P2 से लिखो या C से लिखो, वो डिस्टेंस सेम ही आएगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ से C से अगर तुम I तक का डिस्टेंस देखोगे, इस I तक का, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल इमेज। ये हमारा क्या हो गया? फाइनल इमेज हो गया। ठीक है। अब C से अगर तुम I1 तक का देखोगे, तो ये तुम्हारा V1 मान के इसे रखो। ठीक है, क्योंकि इसका तुम्हें यूज पड़ेगा आगे, डेरिवेशन में हम यूज करेंगे, तो ये हो गया V1। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाले सरफेस का जो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, डिस्टेंस, वो यहाँ P1 से लेकर के C1 तक का होगा, ये R1 हो गया। और ये P2 से लेकर के C2 तक देखोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा R2। यहाँ तक बात समझ में आ गया? क्लियर? तो ये R1 R2 को अगर नहीं भी इंडिकेट कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। इतना बात समझ में आया ना? चलो, अब हमें क्या करना है, जो सरफेस हमारा XP1Y है, इस पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, ये कौन सा है? रेयरर टू डेंसर वाला है। ठीक है। और रेयरर टू डेंसर वाले के लिए जो हमें इक्वेशन लिखना होगा, वो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? तो रेयरर टू डेंसर वाला इक्वेशन हमारा यहाँ पर आएगा N2 डिवाइडेड बाई जो इमेज है, जो इमेज बन रहा है फर्स्ट सरफेस की वजह से, इमेज डिस्टेंस देखो वो क्या है? V1 है, तो यहाँ लिखोगे N2 बाई V1 माइनस N1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा हो गया U इज इक्वल N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट वाले सरफेस के लिए। ठीक है। अब जैसे तुम जब डेरिवेशन करोगे ना, तो ये लिखने से पहले तुम्हें क्या करना होगा, एग्जामिनेशन में यहाँ लिखना पड़ेगा कि C से लेकर के O तक का डिस्टेंस जो है हमारा, वो इज इक्वल होगा P1 से O तक के डिस्टेंस का। ठीक है। और C से I1 तक का जो डिस्टेंस हमारा होगा, वो इक्वल होगा P1 से I1 तक के डिस्टेंस का। समझ गए? साथ ही में C से लेकर के C1 तक का जो डिस्टेंस है, वो इक्वल है P1 से लेकर C1 तक का डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि हमने पहले एजम्पशन ले रखा है, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। समझ गए? तो ये तुम्हारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कहाँ से कहाँ का है? रेयरर टू डेंसर, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है फर्स्ट सरफेस के ऊपर। समझ गए? अब हमें दूसरा इक्वेशन लगाना होगा सेकंड सरफेस पे। सेकंड सरफेस के लिए क्या इक्वेशन लगेगा हमारा? तो ये हम लिख लेते हैं, रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है हमारा? x p2y। अब ये यहाँ जो रिफ्रैक्शन है वो डेंसर टू रेयरर है, तो हमारा जो फाइनल डायरेक्ट हम रिजल्ट लिखेंगे यहाँ पर, रिजल्ट हमारा क्या बनेगा डेंसर टू रेयरर के लिए? तो यहाँ हम लिखेंगे N1 बाई, अब जो हमारा फाइनल इमेज बन रहा है सेकंड सरफेस से, तो वो I पर बन रहा है और ये डिस्टेंस हमारा V है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर V, N1 बाई V माइनस N2 बाई, अब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारा क्या है? V1 है, I1 ऑब्जेक्ट हुआ ना, और इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ? V1 हुआ, तो N2 बाई V1 इज इक्वल N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाई, अब सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो P2 से लेकर C2 तक का डिस्टेंस, यहाँ लिखोगे R2। समझ गए? और वापस से ये जैसा तुम लिखे हो यहाँ पर, वैसा ही इसके लिए भी लिखना पड़ेगा, बस P2 साथ में लगा लेना। समझ गए? ये तुम्हारा मिल गया इक्वेशन नंबर 2। देखो, अब हमें जो रिजल्ट निकालना है ना, वो U और V के रिस्पेक्ट में निकालना है, और R1 और R2, यहाँ V1 का काम नहीं होना चाहिए, तो हमें V1 को एलिमिनेट करना है। अब तुम देखोगे तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में हमारा N2 बाई V1 है प्लस में,
और सेकेंड वाले में n2/v1 हमारा माइनस में है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएगा हमारा, है ना। तो यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा है n2/v1 माइनस n1/u इज इक्वल n2 माइनस n1/r1, और हमारा सेकेंड इक्वेशन है n1/v माइनस n2/v1 इज इक्वल n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई r2। अब इसे अगर तुम ऐड करोगे तो क्या होगा, ये और ये तो कैंसिल हो गया, है ना। आफ्टर एडिंग तुम्हें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो आफ्टर एडिंग तुम्हें रिजल्ट मिलेगा n1/v और इसे लिखना पड़ेगा माइनस n1/u इज इक्वल, इन दोनों को ऐड करोगे तो n2 माइनस n1/r1 प्लस n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई r2। समझ गए। अब इसके बाद क्या करो, n1 यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल, अब यहाँ देखो n2 माइनस n1 है, ठीक है, बाई r1, और इसे भी n2 माइनस n1 लिखोगे तो माइनस कॉमन ले लोगे, तो n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r2, माइनस हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना होगा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे n1 1/v माइनस 1/u इज इक्वल n2/n1 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ में मिलेगा 1/r1 माइनस 1/r2। समझ गए। अब n1 को इधर डिवाइड में भेज दो तो क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल n2 माइनस n1/n1, ठीक है। अब ये कॉमन डिनोमिनेटर है तो हम इसे सेपरेट भी कर सकते हैं, यहाँ n1 लिख लो, यहाँ n1 लिख लो, समझ गए, और यहाँ हो गया 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब ये n1 n1 कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। समझ में आया। तो ये हमारा एक रिजल्ट मिल गया, ये भी एक रिजल्ट है, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पर 1/v माइनस 1/u जो है, इसके जगह पर हमें क्या करना होगा, जैसे मान लो हमारा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है, ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के सामने इन्फिनिटी पे प्रेजेंट होगा तो जो लाइट रे निकलेगा, मान लो इन्फिनिटी यहाँ कहीं है, ठीक है, इससे जो लाइट रे निकलेगा वो जब इस पर आके इंसिडेंट होगा तो वो कैसा लगेगा कि बिल्कुल एक पैरेलल लाइट रे आ रहा है, ठीक है। एक और लाइट रे मान लो हम ऐसे भेज दिए, वो लगेगा एक पैरेलल लाइट रे आ रहा है, और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ जाके कन्वर्ज हो जाएगा, और ये कहाँ कन्वर्ज होगा, फोकस पे। समझ गए ना। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं कि इफ u इज इक्वल इन्फिनिटी तो v हमारा हो जाएगा एट फोकस। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1/v के जगह पे लिखेंगे f माइनस इन्फिनिटी, u के जगह पे लिख दोगे इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी तो वैसे भी 0 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो गया हमारा n2/n1 माइनस 1, और यहाँ आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा 1/f, या इक्वल का साइन दो, 1/f इज इक्वल n2/n1 माइनस 1, और यहाँ आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। अब जैसे ये वाला इक्वेशन है ना, इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, समझ सकते हो कि जो हमारा लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v इज इक्वल टू 1/v माइनस, सॉरी 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से भी तुम इसे समझ सकते हो, लेकिन तुम्हें ऐसे स्टेटमेंट लिखना होगा, एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा गया है। समझ गए। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से हम एक स्पेशल केस बना सकते हैं। ये जो n1 है, n1 हमारा क्या है, n1 हमारा ये बाहर का मीडियम है ना, ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम, ठीक है। तो ये जनरली हमारा एयर होता है, ठीक है। जब तक तुम्हें क्वेश्चन में ना बोला जाए कि हमारा लेंस वाटर में रखा गया है या फिर किसी दूसरे मीडियम में रखा गया, तब तक तो हमारा n1 जो है वो एयर रहेगा, और एयर के लिए n1 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये जो n2/n1 है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और अगर मीडियम 1 हमारा जो है वो एयर है, तो एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है ना। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा यहाँ से फाइनल इक्वेशन, तो 1/f इज इक्वल n। अब ये n2 की जगह पर हम डायरेक्ट n लिख सकते हो, यहाँ चाहो तो l लिख लो, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2। समझ गए बात को, क्लियर है, अच्छे समझ में आ गया कैसे हमें इस डेरिवेशन तक पहुंचना है ना। तो अगर तुम्हें समझ में आया हो तो कमेंट करके बताओ, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि इस सीरीज के अंदर जो हमारा डेरिवेशन सीरीज चल रहा है, इसमें हम क्लास 12 के हर एक डेरिवेशन को कवर करने वाले हैं। समझ गए। और चैनल सब्सक्राइब कर लो फॉर फर्दर मोर सच वीडियोस।